अच्छा बेटा, हम लोग अब बढ़ रहे हैं अपने इम्परफेक्ट कंपटीशन की तरफ। देखो, सीक्वेंस में सारी वीडियोस देखनी है, A2 की रिकॉर्डिंग्स आपने सीक्वेंस में देखनी है, वरना बहुत गंदा फंस जाओगे बेटा अपने सिलेबस में। अच्छा, ज़रा इस टेबल को देखो। ये टेबल मैंने वैसे अपने जो AS की वर्कशॉप थी उसमें भी वर्क करवाया था, और वो मैंने यहाँ पे भी अपलोड किया था। जनरल में आपको एक बात बताता हूँ बेटा, ज़रा समझिएगा। आप लोगों ने अक्सर एक MCQ देखा होगा कि भाई, डिमांड कर्व इज डिफरेंट थ्रू आउट द स्लोप, या फिर इट इज द पीडी इज डिफरेंट थ्रू आउट डिमांड कर्व। ऊपर जो है वो इलास्टिक होता है, फिर यूनिटरी होता है, फिर इनइलास्टिक होता है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें होती हैं। तो वो क्यों होता है उसके पीछे मैं रीजनिंग दे रहा हूँ। बेटा देखो, ये आ गई आपके पास प्राइसेस। 10 रुपए की प्राइस, सही है। बाकी सबको फिलहाल इग्नोर करो। 10 रुपए की प्राइस है, एक यूनिट आप खरीदते हैं, तो TR क्या हो जाएगा बेटा? 10। 10/1 आपका एवरेज क्या हो जाएगा? वो भी 10 हो जाएगा, ठीक है। आपका मार्जिनल कितना हो जाएगा बेटा? जीरो से बाद जब आप 10 पे गए, MR विल बी 10। प्राइस कम हुई तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड बेटा आपकी डिमांड बढ़ेगी। आपकी डिमांड बढ़ेगी तो अब रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। तो 18/2, आपका एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया? 9। 10 से 18 पे जा रहे हैं तो MR कितना आ गया? 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 8 की प्राइस कब पे चले गए? तो जो लॉ ऑफ डिमांड है उसकी डिमांड क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएगी। 8 × 3, रेवेन्यू कितना आ गया? 24, ठीक है। 24/3, तो एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया? 8। फिर जी, 18 से 24 पे गए तो मार्जिनल कितना आ गया? 6। तो इस तरीके से मैंने पूरा एक टेबल कंप्लीट किया है। मैंने पूरा एक टेबल कंप्लीट किया है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सबके TR आते जा रहे हैं, सबका AR आता जा रहा है, सबका MR आता जा रहा है। बेटा एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करें, योर एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर प्राइस। वैसे तो हमें यहाँ से ये चीज़ नज़र आती है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी ये चीज़ प्रूव कर देता हूँ। बेटा TR का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, सही है। तो अगर मैं TR को थोड़ा खोल के लिख दूँ तो वो कैसे बन जाएगा? AR इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल, योर एवरेज रेवेन्यू विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू योर प्राइस। इस तरीके से बेटा कहानी आपके पास चल रही होती है। योर एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर प्राइस। अब बेटा जरा PED का लिंक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, हमारे पास बेटा, मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे ही आपके पास प्राइसेस कम होती हैं तो आपका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाता है। प्राइसेस कम होंगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। ऐसा रूल किसके अंदर होता है बेटा? इलास्टिक में, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा आपके पास कौन सा केस चल रहा है? इलास्टिक डिमांड का, ठीक है। फिर आगे सुनो भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, भले आपकी प्राइसेस बढ़े, भले आपकी प्राइस कम हो, आपका रेवेन्यू सेम रहता है। तो भले प्राइस बढ़े, भले प्राइस कम हो, रेवेन्यू आपका सेम रहता है हमेशा। ये कौन कहता है बेटा? ये कहता है आपको यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही प्राइस कम हो रही है आपका रेवेन्यू गिरता जा रहा है। प्राइस कम होने से आपका रेवेन्यू गिरता है। प्राइस बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्राइस कम होगी तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। ऐसा कौन कहता है बेटा? इन इलास्टिक, ठीक है। तो इन इलास्टिक का रूल यहाँ पे आ रहा है। तो इसीलिए अगर आप लोग गौर से देखें टेबल के साथ भी, अगर आप लोग बेटा मैच करें इसको, तो टॉप पे क्या है? इलास्टिक। बीच में क्या है? यूनिटरी। और नीचे क्या है? इन इलास्टिक, सही। अब क्योंकि बेटा देखो, मैं एक ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर में, दो तरह के मार्केट स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पहला मार्केट स्ट्रक्चर वो जिसकी डिमांड इन इलास्टिक है, ठीक है। देखो वो नीचे तक इन इलास्टिक पे जा रहा है ना, यहाँ तक इन इलास्टिक पे जा रहा है, सही है। इन इलास्टिक जा रहा है, तो मैं पहले तो एक ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं एक ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ जिसकी डिमांड इन इलास्टिक। अब जरा समझना है इस चीज़ को। बेटा इधर आ गई हमारे पास प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू, यहाँ पे आ गई अपने पास क्वांटिटी, ठीक है। एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसकी डिमांड इन इलास्टिक है, तो बेटा उसका डिमांड इज इक्वल टू AR जो है थोड़ा सा स्टीपर बनेगा, सही है। डिमांड इज इक्वल टू AR जो है वो थोड़ा सा स्टीपर बनेगा। और उसका MR जो है बेटा, एम आर भी अगर आप लोग गौर से देखें किस में जा रहा है? नेगेटिव में जा रहा है। तो उसका MR भी ऐसे नेगेटिव में जा रहा होगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास MR। मैंने आपको लास्ट क्लास में मेरे ख्याल में फर्स्ट रिकॉर्डिंग में एक बात बताई थी कि जहां पर बेटा आपका मार्जिनल जीरो होता है ना, वहां पर आपका टोटल मैक्सिमम पे होता है, ठीक है। अगर मैं इस लॉ को यहाँ पे लेके चलूँ, जो मैंने आपको लॉ समझाया था, उस लॉ को बेटा यहाँ पे लेके चलूँ, अगर मुझे ये देखना है कि मेरा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है। बेटा मेरा टोटल रेवेन्यू इन दो पे मैक्सिमम है, 30 30, ठीक है।
पहली बात मैंने क्या बताई थी कि आपका जो रेवेन्यू उस पॉइंट में मैक्सिमम होगा जहां से वो फॉल करना शुरू करता है। तो एक कंडीशन तो यहाँ पे ये मीट हो गई कि ये वाला पोर्शन जो है ये मैक्सिमम रेवेन्यू का है। लेकिन मैंने एक और बात भी बताई थी कि जहाँ पे मार्जिनल जीरो होता है वहाँ पे टोटल क्या होता है, मैक्सिमम। जहाँ पे आपका मार्जिनल बेटा जीरो होता है वहाँ पे टोटल भी क्या होता है, मैक्सिमम। तो अब देखो मार्जिनल कहाँ पे जीरो हो रहा है आपका, इधर। तो टीआर भी किधर होगा, मैक्सिमम इधर, ठीक है। तो बेटा इस डायग्राम के हिसाब से आपका एमआर जो है वो यहाँ पे जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपका जो क्या कहते हैं, इस पॉइंट पे आपका जो टीआर है वो मैक्सिमम पे होगा। सही है। पॉइंट ए के ऊपर बेटा आपका टीआर जो है मैक्सिमम पे होगा। अगर मैं पीछे डाय टेबल के साथ लिंक करूं, टेबल के साथ लिंक करूं, तो बेटा आपका रेवेन्यू मैक्सिमम किस इलास्टिसिटी के ऊपर है, यूनिटरी पे। और यूनिटरी हमेशा किधर आती है, मिडल में आती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी तो हो रही है, सेम चीज़ यहाँ पे भी तो हो रही है। तो अगर एमसीक्यू में वो आपसे पूछ लेता है कि भाई कौन कौन सी पीईडी के ऊपर आपका रेवेन्यू जो है मैक्सिमम पे होता है, तो आप उसको बोलेंगे जी पीईडी इक्वल्स टू -1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात समझें, अगर एक ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपका डिमांड इलास्टिक, ठीक है, ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे बेटे आपका डिमांड जो है वो इलास्टिक है, तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, ये देखो। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक वाला पोर्शन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखो बेटा, यहाँ पे, यहाँ पर मैं यूनिटरी तक हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैं यूनिटरी तक आ रहा हूँ, सही है। और यानी कि मेरा इलास्टिक पोर्शन जो है वो यहाँ तक चल रहा है। जैसे जैसे प्राइसेस कम होती रहेंगी, जैसे जैसे प्राइसेस कम होती रहेंगी, मेरा रेवेन्यू क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यानी कि ये नीचे वाला पूरा पोर्शन मेरे लिए इररेलेवेंट है, पीछे वाला पूरा पोर्शन मेरे लिए इररेलेवेंट है। तो ये देखो ज़रा, मैंने क्या किया, मैंने इसको छुपा दिया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने इसको छुपा दिया। तो अगर आप टेबल को गौर से देखें, अभी जो मेरे पास टेबल बना हुआ है ना वो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक का बना हुआ है। वरना क्या था, पहले इन इलास्टिक भी आ रहा था ना बीच में, अब सिर्फ किसका बना हुआ है, इलास्टिक का बना हुआ है। तो क्या इलास्टिक में मेरा एमआर नेगेटिव जा रहा है, नो। इलास्टिक में बेटा मेरा एमआर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर मैं इसकी डायग्राम यहाँ पे बनाऊं, मेरा जो डिमांड इज इक्वल्स टू ए आर है वो थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा, और मेरा एमआर जो है वो अपने पॉजिटिव पे ही आके रुक जाएगा। लेकिन ये तब की बात है जब मेरा जो कोई मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी डिमांड इलास्टिक, ठीक है। तो इलास्टिक इन इलास्टिक का फर्क आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। ये वाला पोर्शन बेटा जो है ये इन इलास्टिक है, और ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, इलास्टिक। सही। अब जरा बात को आगे बढ़ाते हैं, जरा बात करते हैं मोनोपोली की। मोनोपोली वो फर्म जिसका हाईएस्ट मार्केट शेयर होता है, बैरियर टू एंट्री होती है, एडवर्टाइजिंग वगैरह कर रहा होता है। मतलब इसके अंदर मुझे कोई इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिल रही होती है, आपके पास लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रही होती है, नेचुरल बैरियर्स टू एंट्री, आर्टिफिशियल बैरियर्स टू एंट्री, बेकार बात। ये सारे बेटा बैरियर्स टू एंट्री आपके पास लिखे हुए हैं। स्टार्टअप कॉस्ट ज़्यादा होना, कंट्रोल नहीं होता आपके पास सप्लाई का, कॉपीराइट, पेटेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ब्रांड लॉयल्टी वगैरह वगैरह। सही है। ये सारी बेसिक बातें। ज़रा हम लोग बात करते हैं मोनोपोली के ऑब्जेक्टिव्स की। देखो बाकी सबका जो, अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की भी बात करूँ ना, उसका प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, उसका जो है वो प्रॉफिट का ही ऑब्जेक्टिव था। यानी कि वो एम सी इक्वल्स टू एम आर पे ही ऑपरेट कर रहा था, उसका ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हो रहा था। मोनो परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हो रहा था, उसकी पोजीशन चेंज हो रही थी। मोनोपोली का बेटा ऑब्जेक्टिव चेंज होता रहेगा। सही है। मोनोपोली का ऑब्जेक्टिव चेंज होता रहेगा, लेकिन मोनोपोली थ्रू आउट एबनॉर्मल प्रॉफिट में रहेगी। मोनोपोली जो है वो थ्रू आउट एबनॉर्मल, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में रहेगी, ठीक है। वो थ्रू आउट एबनॉर्मल या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में रहेगी। हाँ, उसके ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहेंगे। इसका भी फतवा बताऊंगा आप लोगों को। तो बेटा मोनोपोली का जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर बेटा क्या केस है कि आप ऑपरेट किधर करते हैं, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर पे। ये सारा केस मैंने आपको बताया था परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जी कैसे होता है। फतवा बता रहा हूँ बेटा, फतवा समझो जरा। फतवे का पहला स्टेप क्या है, प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू। यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, ठीक है। डिमांड इज इक्वल्स टू ए आर एम आर, ठीक है। डिमांड इज इक्वल्स टू ए आर और एम आर, एम आर, सही है। ये आ गई बेटे आपके पास एम सी, ये आ गई आपके पास एम सी मार्जिनल कॉस्ट,
सही है। और ये आ गई आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये क्या आ गई आपके पास, ये आ चुकी है आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट। ये मैंने आप लोगों के सामने बेटा पूरा फतवा रेडी कर दिया है। पूरे का पूरा फतवा रेडी कर दिया मैंने, 95% डायग्राम बना दिया आप लोगों के सामने। इतनी डायग्राम आपकी हमेशा सेम रहेगी, भले कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये डायग्राम चेंज नहीं होगी। ये आ गई आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट बेटा फतवा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये डायग्राम चेंज नहीं होगी, बस आपके पॉइंटर्स बदलते रहेंगे। सही है। तो अब देखो जरा क्या गेम हो रहा है, मैं आपके सामने इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब बेटा बात सुनो। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे होता है बेटा, एम सी इज इक्वल टू एम आर। सही। इधर, यहाँ पर बेटा आपका पहला ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू, जहाँ पर बेटा आपके पास ये प्राइस लेवल चल रही है। ठीक है। ये प्राइस लेवल आ गई, इसको आपने पॉइंट ए कर दिया, इसको आपने पॉइंट ओ कर दिया, तो रेवेन्यू क्या आ रहा है, ओ पी ए और क्यू। ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कॉस्ट से टकरा रहे हैं, तो बेटा इस करंट कंडीशन पे, इस करंट स्टेज पे जितना आप अभी प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके पास ये प्राइस पड़ रही है, ये कॉस्ट पड़ रही है, और ये वाला पोर्शन जो है बेटा ये प्रॉफिट का पड़ रहा है। ठीक है, दिस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इन केस अगर कंपटीशन आता है आपकी इंडस्ट्री में, तो मोनोपोली अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करती है और वो चली जाती है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। तो बेटा ये सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा हूं। सही है। एक और भी सेल्स मैक्सिमाइजेशन होता है, वो आगे जाके बताऊँ। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको अपना टीआर क्या करना है, मैक्सिमम पे लेके जाना है। सर टीआर मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जहाँ पे बेटा आपका एमआर जीरो होगा, जहाँ पे एमआर जीरो टीआर मैक्स। ये लो फतवा आ गया, फतवा आ जाएगा आप लोगों के सामने। सही है। एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया। अब जरा गेम को देखो बेटा, यहाँ पर, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट मैक्स था, एम सी इज इक्वल टू एम आर पे, मैं इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे, और वो किधर होती है बेटा, वो होती है जहाँ पर आपका एम आर जीरो होता है। और बेटा आपका एम आर जीरो किधर हो रहा है, आपका एम आर जीरो यहाँ पे हो रहा है। सही है। यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेट लाइन ऊपर लेके गए बेटा, ये प्राइस आ गई, ये कॉस्ट आ गई, प्राइस लेवल पी कॉस्ट सी, इसको आपने ओ कर दिया, इसको ए कर दिया, इसको आपने बी कर दिया। अब देखो आपका प्रॉफिट जो है वो पहले के मुकाबले में कम हो गया, आपकी क्वांटिटी भी बढ़ गई, देखो क्वांटिटी भी आगे चली गई। ठीक है, इधर आ गई। और आपके प्रॉफिट का बॉक्स जो है ना, ये भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा पतला हो चुका है। तो ये था प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। फिर एक तीसरा ऑब्जेक्टिव मोनोपोली का आता है। ये ज़रूरी नहीं है हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन क्योंकि कंपटीशन बड़ा है तो आप प्राइसेस और कम करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। सवाल पूछता है ना कि भाई क्या मोनोपोली कभी भी एफिशिएंट होगी कि नहीं होगी, तो ये है आपके पास बेटा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। यानी कि आप अपने एटीसी के मिनिमम के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। सही है। ये लो, ये फतवा रेडी हो गया। बेटा देखो सबसे पहले क्या था, प्रॉफिट मैक्स, फिर था आपके पास सेल्स मैक्स। और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहाँ पे होती है बेटा, जहाँ पे आपकी एटीसी मिनिमम पे होती है। ठीक है। जहाँ पे एटीसी आपकी मिनिमम पे होती है, तो आपके पास ये क्वांटिटी आ गई। सही है। आपके पास बेटे ये प्राइस लेवल आ रही है। सही है। और आपके पास बेटा ये जो है कॉस्ट आ रही है। ठीक है भाई, ये कॉस्ट आ गई। तो अब देखो पहले के मुकाबले में आपका प्रॉफिट और कम हो चुका है। अब मैं जरा बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट ओन्ड मोनोपोली की, इसको हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर मोनोपोली। अब देखो प्राइवेट सेक्टर का तो कभी भी एम होगा नहीं ना कि वो एलोकेटिवली एफिशिएंट हो, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर मोनोपोली का तो एम हो सकता है। और एलोकेटिव एफिशिएंसी आपको कहाँ पे अचीव होती है, एलोकेटिव एफिशिएंसी आपको अचीव होती है बेटा जहां पर आपका एम सी इज इक्वल टू ए आर चल रहा है, जो आप लोगों ने पीछे वीडियो में सीखा था। ठीक है। ये लो, ये फतवा कॉपी पेस्ट हो गया, फतवा कॉपी पेस्ट हो गया बेटा आपका। प्रॉफिट मैक्स, सेल्स रेवेन्यू मैक्स, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एम सी इज इक्वल टू ए आर किधर हो रहा है बेटा, यहाँ पे हो रहा है। सही है, यहाँ पे हो रहा है। यानी कि आप इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आपके पास प्राइस लेवल चल रही है। ठीक है। और ये जो है बेटा आपकी कॉस्ट आ रही है। ठीक है। अब देखो अगर गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है तो क्या टेंशन है, होने दो। वो कोई आसमान से तो नहीं उतरे ना कि वो प्रॉफिट लेंगे ही नहीं कभी भी। तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से पब्लिक सेक्टर मोनोपोली। लास्ट केस जो बेटे आपके पास होता है ना, वो होता है कंटेस्टेबल मार्केट वाला। कंटेस्टेबल मार्केट।
या फिर इसका ये कौन सा केस है भाई, पांचवा। इसका दूसरा नाम होता है बेटा सेल्स मैक्सिमाइजेशन। देखो जो पीछे हमने पढ़ा था ना, वो था सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, ये क्या होता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। यानी कि यहाँ पे हम लोग यूनिट्स की बात कर रहे होते हैं। यूनिट से मुराद कि एक बिजनेस मैक्सिमम कितने यूनिट्स बेच सकता है विदाउट इनकरिंग लॉस। ठीक है, तो ये देखो भाई, ये फतवा आ चुका है आपका। सबसे पहला पॉइंट क्या था, प्रॉफिट मैक्स, सेल्स रेवेन्यू मैक्स, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी। सही है बेटा। जो आपका सबसे लीस्ट पॉइंट है ना, विच यू कैन ऑपरेट एट विदाउट इनकरिंग लॉस, तो वो कौन सा पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट। ठीक है, ATC इज इक्वल टू AR, यानी कि ब्रेक इवन। आसान लफ्जों में ब्रेक इवन। और ये क्या कहलाया जाता है बेटा, ये कहलाया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहलाया जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, क्या कहलाया जाएगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट कहलाया जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है जी। तो बेटा मैक्सिमम यू कैन सेल एट दिस क्वांटिटी विदाउट इनकरिंग एनी सॉर्ट ऑफ लॉस। ठीक है जी, विदाउट इनकरिंग एनी लॉस। तो ये ब्रेक इवन है, नॉर्मल प्रॉफिट है, प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट। सही है जी, इस तरीके से आपके पास मामला चल रहे हैं। तो अगर मैं इसको फर्दर और आगे बढ़ूँ लेके चीज़ों को, तो बेटा ये कंटेस्टेबल मार्केट की थ्योरी लिखी हुई है, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ। इसको भले आप लोग पॉज करके एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। इसमें हिट एंड एंट्री के बारे में लिखा हुआ है। इसके अंदर वो बताया हुआ है कि जी आपके पास कोई बैरियर टू एंट्री नहीं होता है, आपके पास कोई संक कॉस्ट नहीं होती, कंपैरेटिव डिसएडवांटेज नहीं होता। जो टेक्नोलॉजी वगैरह होती है एक पुरानी फर्म की एक नई फर्म की बराबर होती है। ठीक है, अगर इनकी मोनोपोली की डिमांड बढ़ जाती है, वो चीज़ें इतना टेस्ट नहीं होती। नेशनल मोनोपोली क्या होती है, इसकी एवरेज कॉस्ट कभी भी बढ़ती नहीं है। तो एवरेज कॉस्ट कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, वो हमेशा इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ही रहता है। सही है। अच्छा, ये क्या है भाई, अच्छा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डायग्राम ये आपके सामने बनी हुई है। व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हम लोग हर बंदे को डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बेटा डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपके पास फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को जितना लूट सकते हैं आप लूटने की कोशिश करते हैं। यानी कि जितना लूट सकते हैं बेटा लोगों को आप लूटने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप उनका पूरे का पूरा कंज्यूमर सरप्लस ही निचोड़ लेते हो। सेकंड डिग्री जो होता है बेटा, सेकंड डिग्री के अंदर क्या होता है, सेकंड डिग्री के अंदर बेटा क्या होता है कि आप डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंजम्पशन लेवल। यानी कि आपने बोला है जी बिजली का रेट इस यूनिट तक इतना है, उसके ऊपर इतना है, उसका उसके ऊपर इतना है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे बिजली का कमर्शियल रेट डिफरेंट होता है और रेजिडेंशियल रेट डिफरेंट होता है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या होता है बेटा, आप डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइस लेवल चार्ज कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पीडी। ठीक है, ये बेटा बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा रुक के। और इस प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, प्रिंसिपल वो बंदा होता है जिसके लिए डिसीजन लिए जा रहे होते हैं, एजेंट वो बंदा होता है जो डिसीजन ले रहा होता है। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात कहूँ, जैसे कि मैं आपसे बात कहूँ कि यार जैसे शेयर होल्डर, जो है बेटा वो प्रिंसिपल है। एजेंट कौन होगा, डायरेक्टर्स वो एजेंट होगा। और अगर डिटेल में लेकर चलें तो डायरेक्टर्स आपके प्रिंसिपल हैं और मैनेजर जो है वो एजेंट होगा। यानी कि जो बंदा डिसीजन ले रहा है वो प्रिंसिपल है, सॉरी जो जिसके लिए डिसीजन लिया जा रहा है वो प्रिंसिपल है, और जो डिसीजन ले रहा है वो एजेंट। सही है। कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं भाई, रोक के इसको पढ़ लो यार, ये बेसिक थ्योरी है, मैं इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना लगाना चाह रहा। बिहेवियरल थ्योरीज एंड प्रॉफिट सेटिस्फाइजिंग। प्रॉफिट सेटिस्फाइजिंग का मतलब होता है जी अल्लाह का शुक्र वाला प्रॉफिट, भाई जितना हो रहा है अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, हमें और नहीं चाहिए। ठीक है। CSR क्या होता है कि आप सोसाइटी के हिसाब से काम करना शुरू करें, सोसाइटी के हिसाब से चीज़ों को लेके चलें। ये बेटा बेसिक थियोरेटिकल चीज़ें हैं, मैं इनके ऊपर टाइम वेस्ट करी ना, मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है ये करने का। लिमिट प्राइसिंग क्या होती है कि जी आपने बिल्कुल ही जो है वो इतनी कम प्राइस लेवल अपनी कर दी है कि नई फर्म मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पा रही। प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होती है कि आपने जी खाना शुरू कर दिया लोगों को, आपने बिल लॉस इनकर करना शुरू कर दिया, इतनी प्राइस कम कर दी कि आपको लॉस हो रहा है कि नई फर्म मार्केट में ऑपरेट ही नहीं कर पाए। बट द प्रॉब्लम है इसके जैसे ही नई नई फर्म मार्केट से बाहर होती है वापस से प्राइस बढ़ा देते हैं। प्राइस लीडर क्या होता है, सब बकवास बातें हैं यार, इनके ऊपर टाइम क्या वेस्ट मैं करूँ। लॉस मिनिमाइजेशन, ये लो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ पेज को। ये सारी चीज़ें जो है ना बेटा इनको रोक के आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये सही है, इसको रोक लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लो। सही है।
अच्छा, ये पास पेपर क्वेश्चन है, अगेन इसको भी देख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं जरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर। देखो बेटा, मैं आप लोगों को अभी जो ये मैं कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं आप लोगों का ए स्टार तो मैं आपको ला नहीं सकता, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि बस जब आप लोग इस रिवीजन को देखें तो आप लोगों को चीज़ें रिफ्रेश होना शुरू हो जाएं। दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट कोर्स, इट इज़ नॉट लॉजिकल एंड इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि मैं आपको 1 साल का कोर्स जो है ना 8 से 10 घंटे में करवा दूँ, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। और इतनी अभी वो भी नहीं है, कैपेबिलिटी भी नहीं है कि आप इन चीज़ों को समझ सकें। तभी मैं एक रिविजन, एक तेज़ी से मैं सारा गो थ्रू कर रहा हूँ चीज़ों को। तो व्हाट इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भाई? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बेटे आपकी डिमांड जो है वो इलास्टिक हो जाती है। आपके पास 20 से 30 स्मॉल फर्म्स आना शुरू हो जाती हैं, सब्सिड्यूट ज़्यादा हो जाते हैं, कंपटीशन ज़्यादा हो जाते हैं, डिमांड जो है बेटा आपकी इलास्टिक होना शुरू हो जाती है। आपके पास बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट आते हैं, यहाँ पे नॉन प्राइस एडवर्टाइजिंग वगैरह के फैक्टर्स आ रहे होते हैं, डिमांड आपकी इलास्टिक होती है। अब इसके अंदर भी यार मैं आपको फतवा बता दूंगा, बड़ा इजी सा फतवा है, लेकिन आपके पास दो तरह की कंडीशंस होती हैं बेटा टाइम पीरियड की मोनोपोलिस्टिक में। एक होती है आपके पास शॉर्ट रन कंडीशन, और दूसरी होती है बेटा आपके पास लॉन्ग रन कंडीशन। अब शॉर्ट रन कंडीशन में बेटा क्या होता है आपके पास? शॉर्ट रन कंडीशन में आपके पास जी दो चीज़ें आ रही होती हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है लॉस, ठीक है। दूसरा क्या होता है? लॉस। जबकि लॉन्ग रन के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की कंडीशन आती है, वो क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मार्केट आपकी बड़ी स्टेबल हो जाती है, तो बार बार एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म जो है बेटा नहीं चल रही होती, सही है। तो अब यहाँ पे देखो जरा, फतवा बता रहा हूँ क्या फतवा है। यहाँ पे आ गई बेटा प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, इधर आ गई आपके पास क्वांटिटी, ठीक है। डिमांड इज इक्वल्स टू ए आर फ्लैटर कर्व और एम आर नेगेटिव नहीं जाएगा क्योंकि डिमांड क्या है? इलास्टिक, ठीक है। डिमांड इज इक्वल्स टू ए आर एम आर। ये आ गई आपके पास एम सी, ठीक है। ये आ गई आपके पास एम सी। और आप बेटा हमेशा किधर ऑपरेट करेंगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, दैट इज एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, ठीक है। आप यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। तो बेटा ये आपके पास प्राइस लेवल आ गई, प्राइस लेवल पी, क्वांटिटी क्यू, ये आ गया आपके पास पॉइंट है। ये फतवा रेडी हो गया भाई, फतवा रेडी हो गया आप लोगों का। मैं जितनी कोशिश मुझसे हो सकती है मैं उतनी आप लोगों के लिए डायग्राम्स आसान कर रहा हूँ फतवे के थ्रू, कि भाई इतनी डायग्राम आपकी हमेशा फिक्स बनेगी, भले कुछ भी हो जाए। फतवा आ चुका है आपका, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, हल्का सा चेंज आएगा, वो क्या चेंज होगा वो हम लोग जब कंप्लीट करेंगे डायग्राम तब बताऊंगा आपको, ठीक है। अरे भाई क्या है? अच्छा, ये लॉस में भी आ गई, ठीक है, लॉस में भी मैंने दिखा दी है, और ये नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर भी मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात सुनो बेटा, प्रॉफिट के अंदर क्या होता है? प्रॉफिट में, एबनॉर्मल प्रॉफिट में, योर रेवेन्यू इज ग्रेटर देन योर एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो अगर आपकी बेटा ये रेवेन्यू की चल रही है लाइन, तो योर एवरेज कॉस्ट शुड बी लेस देन योर रेवेन्यू, ठीक है भाई। ये आ जाएगा आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट। तो बेटा इस क्वांटिटी के ऊपर आपकी ये कॉस्ट आ रही है, सही है। इस क्वांटिटी पे आपकी जो कॉस्ट है वो ये आ रही है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है आपके पास प्रॉफिट का आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा भाई आगे सुनो, लॉस की बात कर लेते हैं। लॉस के अंदर योर एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन योर रेवेन्यू, ठीक है ना। तो बेटा इसके अंदर आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो ऊपर आ रही होगी, एटीसी, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे ऊपर गए, ये देख लो भाई, ये आपके पास बेटा लॉस कंडीशन आ गई। अगर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें, नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर बेटा आपके पास कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता, यानी कि यू नीड टू ऑपरेट ऑन योर ब्रेक इवन पॉइंट। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर ना आपकी एवरेज कॉस्ट ऐसे बन रही होती है, ठीक है। ये आ गई आपकी एवरेज कॉस्ट एटीसी, प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट। सवाल ये है कि सर क्या आप यहाँ पे प्रोडक्टिवली और एलोकेटिवली एफिशिएंट होगे या नहीं होगे? बेटा बात सुनो, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहाँ पे होता है? जहाँ पे आपका एटीसी मिनिमम होता है, और आपका एटीसी मिनिमम किधर हो रहा है? यहाँ पे। आप किधर ऑपरेट कर रहे हैं? यहाँ पे। क्या आप एटीसी मिनिमम पे ऑपरेट कर रहे हैं? यहाँ प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हैं? नो, यू आर नॉट प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। एज फॉर एलोकेटिव एफिशिएंसी वो कहाँ पे होती है बेटा? एम सी इज इक्वल्स टू ए आर पे, एम सी इज इक्वल्स टू ए आर पे। एम सी इज इक्वल्स टू ए आर किधर हो रहा है? यहाँ पे। आप किधर ऑपरेट कर रहे हैं? यहाँ पे। तो क्या आप एलोकेटिवली एफिशिएंट हैं? नो। सो इन मोनोपोलिस्टिक competition यू आर नॉट प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, नाइदर आर यू एलोकेटिवली एफिशिएंट, ठीक है। ना ही आप प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है, ना ही आप एलोकेटिवली एफिशिएंट है। इस तरीके से गेम चलता है मोनोपोलिस्टिक, ठीक है।
ज़रा अच्छा, ये बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं भाई यार, ये चीज़ें मैंने वैसे नोट्स भी लिंक में डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं लिंक, नोट्स आप खोलें और आप जो है वो जाके देख सकते हैं नोट्स को, सही। तो भाई आपके सामने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ज़रा बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट पे। नाउ व्हाट इज ओलिगोपोली मार्केट बेटे? ओलिगोपोली मार्केट वो फर्म है जिसके पास 4 से 5 लार्ज फर्म्स होती हैं, इंटरडिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर, एग्जांपल ऑयल इंडस्ट्री, सिम इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री। और इसके अंदर बेटा यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल काफ़ी ज़्यादा आपको मिल रहे होते हैं, क्योंकि आप बहुत लार्ज फर्म होते हैं। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रेशो के हिसाब से काम चल रहा होता है। कॉन्सेंट्रेशन रेशो क्या होता है कि जो टॉप की 4-5 फर्म्स है ना, उनका मार्केट शेयर शुड बी मोर देन 50%, यानी कि 50% है, 60% है। और बाकी का जो 30-40% है वो छोटी छोटी जो गरीब फर्म्स हैं उनमें बटा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से काम चल रहा होता है। मर्जर टेक ओवर का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। किंग डिमांड कर्व होता है, क्लूसिव ओलिगोपोली, नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली एंड डिओपोली, ये 3 तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं। पहले जरा क्लूसिव ओलिगोपोली की बात कर लेते हैं। बेटा क्लूसिव ओलिगोपोली के अंदर क्या केस होता है कि क्लूजन होता है, मिल जाना। व्हाट इज क्लूजन? क्लूजन का मतलब है कि यार जैसे कि 3 फर्म्स हैं, ए बी और सी। ये 3 फर्म्स आपस में मिल गई और इन्होंने एक दूसरे को कोटा दे दिया कि जी ए जो है वो 50 यूनिट बेचेगा, बी जो है वो 100 यूनिट बेचेगा, और सी जो है वो 20 यूनिट्स बेचेगा, ठीक है। तो टोटल कितने यूनिट्स आ गए बेटा मार्केट में? 170 यूनिट्स। अब ये एक लिमिट लग चुकी है, हर फर्म को एक कोटा मिल गया ना, तो एक लिमिट लग गई कि यार मार्केट में 170 यूनिट ही है। तो जब 170 यूनिट बेटा आपके पास चल रहा है ना, तो इससे क्या होता है कि मार्केट में आपकी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जब सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होती है तो बेटा प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है, और वो फिर प्रॉफिट कमाते हैं, कहते हैं जी प्रॉफिट हम तीनों आपस में बांट लेंगे, जो बराबर बराबर प्रॉफिट है। तो ये 3 से 4 लार्ज फर्म्स जो है ना, ये मिलके क्या बना लेती है बेटा? कार्टेल। कार्टेल इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर फर्म्स, जो एक फिक्स आउटपुट बनाती हैं, इन्होंने डिसाइड किया हुआ होता है, एलोकेट किया हुआ होता है कोटा को। कार्टेल इफेक्टिव कब होती है? जब हर फर्म उतनी ही अमाउंट बेचे जितना वो कोटा उसको मिला हुआ है। अगर वो एक्स्ट्रा बेचना शुरू करेगी तो बेटा मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस फिर आपके पास फॉल होना शुरू हो जाती है, तब जाके इसको चीटिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जहाँ पे आपके पास चीटिंग होना शुरू हो जाती है और कार्टेल जो है वो इनफेक्टिव हो जाती है। नाउ अगेन दिस इज एन इलीगल एक्ट। तो यहाँ पर एक फर्म दूसरी फर्म को कोर्ट में ड्रैग नहीं कर सकती, कोर्ट केस नहीं कर सकती, सू नहीं कर सकती। Conditions of cartel: few firms well known to each other, share every information, dominant firm, no cheating, similar industry वगैरह। प्राइस लीडर एंड प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर। बेटा प्राइस लीडर जो होता है वो समझ लो कि मार्केट का बाप होता है, और प्राइस मेकर जो है वो वन डोमिनेंट फर्म है जो प्राइसेस डिसाइड करती है और बाकी सारी स्मॉल फर्म उसको फॉलो करती हैं। अक्सर क्या होता है कि प्राइस लीडर जो होता है या प्राइस मेकर जो होता है उसके पास इतनी पावर है टू रिड्यूस प्राइस वॉर्स। व्हाट इज प्राइस वॉर्स? कि जी मैं अपनी प्राइस कम करता जा रहा हूँ, दूसरी कंपनी अपनी प्राइस कम कर रही है, ताकि हम दोनों एक दूसरे कस्टमर को काट सकें। तो प्राइस कम होती होती तो बेटा सबको नुकसान है ना। तो यहाँ पर एक प्राइस लीडर जो है वो मार्केट में एंट्री करता है, फिर वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देता है। हम लोग अभी बात करें नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली की। व्हाट इज नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली? नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में क्या होता है बेटा? एवरी वन फॉर हिमसेल्फ, सिंपल सी बात। हम लोग आपस में compete कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन यहाँ पर बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है कि फर्म और इंडस्ट्री एक सेम पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब इसके पीछे पूरी एक लंबी सी कहानी है कि यार ये इन दी एंड कर्व बना कैसे। तो वो पूरी लंबी कहानी के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल आपको जनरल बात बताऊंगा कि ये एक ऐसा स्टेज होता है नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में, जहां पर प्राइजेस, जहां पर फर्म्स सॉरी और इंडस्ट्री डिसाइड कर लेती है कि यार हमने इतना माल बेचना है और हमने ये प्राइस चार्ज करनी है। इसकी मिसाल अगर मैं आपको देता हूँ तो बेटा इससे आपके पास सिम इंडस्ट्री, हर सिम, हर ब्रांड, यानी कि यूफोन हो, जोंग हो, जैज हो, जो भी हो, सबका कॉल चार्ज ऑलमोस्ट सेम है। मैं कहता हूँ जी सबका 2 रुपये है। किसी का 2 रुपया 1 पैसा है, किसी का 2 रुपया 1.25 पैसा है, किसी का 2 रुपया है, मतलब ऑलमोस्ट जो है सबका बराबर ही। तो इसे हम लोग कहते हैं किंग डिमांड कर्व। व्हाट इज किंग डिमांड कर्व? किंग डिमांड कर्व एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर फर्म और इंडस्ट्री अग्री कर लेते हैं, वो कहते हैं कि यार हमें ये वाली प्राइस लेवल बेचनी है, ठीक है, और इतना माल बेचना है। यहाँ पे आई बेटा आपके पास प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू, इधर आ गई आपके पास क्वांटिटी। अब ये किंग डिमांड कर्व बना कैसे यार? इसके पीछे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है ओलिगोपोली की। अगर नहीं डाली हुई तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को उसका लिंक सेंड कर दूंगा। उसमें आपको डिटेल में सारी बातें समझ आ जाएंगी कि यार किंग डिमांड कर्व बनता कैसे। मेरा काम है आपको सिर्फ डायग्राम समझाना। तो देखो ऊपर वाला पोर्शन जो होता है फर्म का होता है, क्योंकि फर्म की डिमांड कर्व जो होती है इलास्टिक होती है, ठीक है। और फर्म का जो कर्व होता है बेटा वो क्या होता है? इलास्टिक होता है। और नीचे वाला पोर्शन किसका होता है? इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का पोर्शन जो होता है बेटा इन इलास्टिक होता है।
ये हमारे पास आ गया एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डिमांड। क्या आ गया ये? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डिमांड। बेटा ये पॉइंट जो आपके पास है ना, ये पॉइंट आपका है किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व का मतलब क्या है कि मेरी फर्म और मेरी इंडस्ट्री दोनों इस एक पॉइंट पे अग्री कर रहे हैं कि जी हमने ये प्राइस लेवल चार्ज करनी है और इतनी क्वांटिटी बेचनी है। अब ऊपर वाला पोर्शन क्योंकि इलास्टिक है तो उसका एमआर फ्लैटर होगा, नीचे वाला पोर्शन क्योंकि इन इलास्टिक है तो उसका एमआर स्टीपर होगा, और वो नेगेटिव जा रहा होगा। तो बेटा ये देखो एमआर आया, और फिर ये आपका एमआर आ गया। सही है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपके पास आ रही है ना बेटा, ये स्ट्रेट लाइन भी आपके एम आर का ही पार्ट है। ये स्ट्रेट लाइन भी एम आर का ही पार्ट। और आप कितना ऑपरेट करते हैं हमेशा? एम सी इज इक्वल टू एम आर पे। तो आपका एम सी जो है बेटा स्ट्रेट लाइन के बीच में आना चाहिए। आपका एम सी स्ट्रेट लाइन के बीच में आना चाहिए, एम सी। सही है। लेट से यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है, तो बेटा जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनेगा ना प्राइस बढ़ेगी ना प्राइस कम होगी, तो प्राइस हिलेगी। सवाल ये है कि सर अगर तो प्राइस हिल गई तब क्या होगा? बेटा बात सुनो। मैं कहता हूँ जी लेट से आपका एम सी यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम आ रहा है, क्वांटिटी कम हो गई, प्राइसेस बेटा बढ़ गई, प्राइसेस हिल गई हैं, प्राइस बढ़ चुकी है। तो बेटा लॉजिकल सी बात है सोचने वाली कि अगर प्राइस बढ़ेगी ना, अगर जैज ने अपनी प्राइस बढ़ा के 2.5 रुपये कर दिया, 3 रुपये कर दी, कोई प्रोड्यूसर फॉलो नहीं करेगा उसको। कोई प्रोड्यूसर फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यार कस्टमर 2.5 रुपया पे ही नहीं करेगा, कस्टमर यूफोन के पास चला जाएगा, कस्टमर जोंग के पास चला जाएगा। सही। अच्छा। और अगर जैज ने, मैं कहता हूँ लेट से जैज का एमसी यहाँ पे आ रहा है, यानी कि अब इसकी वजह से जैज की जो प्राइजेस हैं बेटा वो कम हो गई हैं, इसकी वजह से जैज की प्राइजेस क्या हो चुकी? कम। बेटा अगर जैज प्राइस कम कर सकता है तो यूफोन भी तो कम कर सकता है ना, जोंग भी कम कर सकता है, हर फर्म कम कर सकती है। तो हर फर्म फिर कम करना शुरू कर देगी। और फर्म जो इंडस्ट्री है, तो यानी कि पूरी इंडस्ट्री ने प्राइस कम कर दी। अब पूरी इंडस्ट्री की ओवरऑल डिमांड कैसी है? इनलास्टिक। ये मसला आ जाएगा यहाँ पे कि पूरी इंडस्ट्री की डिमांड ओवरऑल इनलास्टिक है, और प्राइसेस कम हो गई, तो बेटा पूरी इंडस्ट्री का बेटा कर होगा ना, पूरी इंडस्ट्री का रेवेन्यू गिर जाएगा। समझे बात को? तो इसीलिए कोई भी बंदा अपनी प्राइस हिलाता नहीं है, सब लोग एक सेम प्राइस लेवल चार्ज कर रहे हो। एज फॉर डिओपली, डिओपली में क्या होता है बेटा? ये बेटा टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा इसको। ये लो मैं जूम इन कर रहा हूँ, लो पॉज करो पढ़ लो। ठीक है, ये लो इसको भी पॉज करो पढ़ लो, इसको भी पॉज करो पढ़ लो। सही है, वही सारी बात नहीं। व्हाट इज डिओपली? डिओपली में बेटा ये होता है कि दो फर्म्स जो है ना वो आपस में कम्पीट कर रही होती है, और वो दो फर्म ऐसे कम्पीट करती हैं कि यार इससे पहले कंपनी एक्स डिसीजन ले, कंपनी वाई कहती है मैं डिसीजन ले लूँ। ठीक है। और कंपनी एक्स कहता है कि यार इससे पहले कंपनी वाई डिसीजन ले, मैं डिसीजन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि दोनों के डर के चक्कर में दोनों डिसीजन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टारबक्स एंड एसएफ कॉफी, स्टारबक्स एंड एसएफ कॉफी। भाई जब दोनों एडवर्टाइज नहीं करवा रहे थे तो दोनों का 15-15 का प्रॉफिट हो रहा था। एसएफ ने कहा कि इससे पहले स्टारबक्स एडवर्टाइज करवाए, मैं करवा लेता हूँ। तो एसएफ ने एडवर्टाइज करवा लिया। एडवर्टाइजिंग के बाद स्टारबक्स का कस्टमर कहाँ चला जाएगा? एसएफ पे। तो एसएफ का प्रॉफिट बढ़ा, स्टारबक्स का प्रॉफिट कम हो गया। इसी तरह स्टारबक्स ने कहा कि यार इससे पहले एसएफ एडवर्टाइज करवाए, एक काम करता हूँ मैं करवा लेता हूँ। तो बेटा एसएफ का कस्टमर कहाँ चला जाएगा? स्टारबक्स के पास। स्टारबक्स का प्रॉफिट बढ़ेगा, एसएफ का प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस डर में कि यार इससे पहले ये बंदा एडवर्टाइजिंग करे मैं कर लूँ, दोनों ने एडवर्टाइजिंग कर लिया। तो बेटा दोनों का कस्टमर जो है वो शफल तो करेगा, बट इवेंचुअली प्रॉफिट तो आपका उल्टा और गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सच। उल्टा आपकी कॉस्ट बढ़ गई, आपके एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस बढ़ गए, जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो फॉल होना शुरू हो। ठीक है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी बेटा आपके पास ओलिगोपोली। अब जरा बढ़ते हैं हम लोग लेबर मार्केट में। तो जी चलें जी, लेबर मार्केट को जरा एक नज़र देख लेते हैं। देखो जनरली लेबर मार्केट जो हमारे पास चल रहा होता है बेटा वो बिल्कुल बेसिक ओ लेवल वाली शुरू की कहानी है कि डिमांड फॉर लेबर जो है वो हमेशा एम्प्लॉयर क्रिएट करता है, और सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो एम्प्लॉय क्रिएट करता है। यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है, इसका नाम है एमआरपी। एमआरपी थ्योरी क्या होती है इसके बारे में हम लोग आगे जाके डिस्कशन करेंगे, बताऊंगा क्या होता है। ठीक है। अच्छा। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कर बराबर होती है। बकवास बात है, मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। शॉर्टेज कैसे होती है, सरप्लस कैसे होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ लेबर, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ लेबर, कंप्लीट बुलशिट जो आप लोग वो लेवल में पढ़ते हुए आ रहे हो। मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अच्छा, इसको जरा समझ लो कि भाई नेट एडवांटेजेस क्या होते हैं कि व्हेन एवर यू वांट टू वर्क समवेयर, आप मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को देख के चलते हो कि यार मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स कहाँ पे क्या है उस जगह पे काम करने के। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये है कि यार आप जब जॉब करने जाते हैं तो आप क्या चीज़ सेक्रीफाइस कर रहे हैं? बेटा आप अपने आराम को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हाट इज इनकम इफेक्ट ऑफ वर्किंग? यार आप पहले 12 घंटे में लेट से 1,000 रुपये कमाते थे काम करने के, दिन के आप 12 घंटे काम करते थे तो आपको 1,000 रुपये मिलते थे। अब आप
सेम 1,000 रुपये दिन में 5 घंटे काम करके कमा लेते हैं। तो आप अब ज़्यादा काम नहीं कर रहे, आप कम काम करके ज़्यादा पैसे बना रहे हैं, तो इसको इनकम इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब परफेक्ट कंपटीशन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि अब मार्केट स्ट्रक्चर को आप कन्वर्ट कर दें इधर लेबर मार्केट में। थाउजेंड ऑफ लेबर है, होमोजीनियस स्किल्स है, होमोजीनियस नेचर है, सारी चीज़ें सेम है, परफेक्ट नॉलेज, एजुकेशन, वेजेस वगैरह, ये वो सारी चीज़ें। तो जिस तरह वहाँ पे मिस्टर डाफ फॉलो होता था, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू वेज। इस तरीके से बेटा ये चल रहा होता है, सही है। तो देख लो आपके सामने है, जो एक मिस्टर डाफ बना हुआ है। नाउ व्हाट इज एमआरपी थ्योरी? एमआरपी थ्योरी का आपने बेटा समझना है। एमआरपी थ्योरी का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं बेटा, क्या बन जाता है? एमआरपी थ्योरी बन जाती है। अब बात ये है कि यार एमआरपी का शेप कैसे बनता है और ये शेप क्या होता है। तो बेटा हमारे पास एमआरपी थ्योरी क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एमआरपी थ्योरी। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो हम लोग लेके चल रहे होते हैं परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है, प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू क्वांटिटी। और परफेक्ट कंपटीशन का मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आता है? यूं मिस्टर डार्ट, प्राइस डिमांड इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर। ठीक ठीक। क्या हो गया भाई, वीडियो रुक गई एकदम से। तो एम आर ये आपके पास आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एम पी। एम पी आप लोगों ने जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का पढ़ा था, यहाँ पे एम पी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है। तो बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में आपने एम पी ऐसे ही पढ़ा था ना, कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है वो एम पी। तो बेटा जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एम आर पी। अब एम आर पी का शेप कैसा होता है हमें ये समझना है। देखो बेटा, अज्यूमिंग कि ये है 1 रुपया, ये है 1 रुपया, ये है 50 रुपए, तो 1 × 50 कितना आ गया? 50। ये है 80, तो 1 × 80 कितना आ गया? 80। ये है 40, तो 1 × 40 कितना हो गया बेटा? 40 हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि आपका एम आर पी जो, एम आर पी का जो शेप है वो बिल्कुल अपने एम पी जैसा होता है, एम आर पी, ठीक है। जिस तरीके से बेटा वहां पे हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट होता था, यहाँ पर हमारे पास होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तकरीबन सेम ही चीज़ है। बेटा इधर आ गया वेज, ठीक है, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी ऑफ लेबर, ये आपका आ रहा है वेजेस। सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, ठीक है। और बेटा ऐसे आ रहा है आपके पास एम आर पी, एम आर पी। सवाल ये है कि मैं कहाँ पे ऑपरेट करूँ? मैं इधर ऑपरेट करूँ, ठीक है, मैं इधर ऑपरेट करूँ जहाँ पे मेरा रेवेन्यू प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है, मैं वापस इधर ऑपरेट करूँ, या मैं यहाँ पर ऑपरेट करूँ, ठीक है। तो बेटा देखो बात सुनो, हम लोग बात कर रहे हैं मार्जिनल की। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। क्या मतलब है इसका? एडिशनल, ठीक है। बेटा अगर मैं यहाँ पे ऑपरेट करना शुरू कर दूंगा तो ये वाला पूरे का पूरा प्रॉफिट है जो मैं वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरा रेवेन्यू ज़्यादा है और मेरी कॉस्ट कम है। अगर मैं इधर ऑपरेट करना शुरू कर दूंगा तो बेटा ये वाला पोर्शन है जो मैं ज़ाया कर दूंगा। तो मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल पॉइंट कौन सा है? ये क्यू, Q1, Q2, Q3। मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल पॉइंट बेटा कौन सा है? Q2। आपको जो मिस्टर डार पढ़ाया था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट बताया था, वो क्या था? वो था बेटा एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, ऐसा ही था। यहाँ पर बस एक छोटी सी एडिशन होगी, वो क्या है? एम सी एल इज इक्वल्स टू एम आर पी, बस ये एक छोटी सी एडिशन है और कुछ नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आ गया। ये इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर है, किस तरीके से वो इलास्टिक होता है, किस तरीके से नहीं होता। भाई जूम इन कर रहा हूँ, पॉज करो, बैठ के पढ़ लो। ये बेसिक थ्योरेटिकल चीज़ है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। इम्परफेक्ट पे आइएगा। डिफरेंट वेजेस, डिफरेंट एजुकेशन, डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट नॉलेज। यहाँ पर बेटा फर्म आती है मोनोप्सनी, जिस तरह वहाँ पे मोनोपली थी, यहाँ पे फर्म आती है मोनोप्सनी। नाउ व्हाट इज मोनोप्सनी? मोनोप्सनी इज द हाईएस्ट बायर ऑफ लेबर। ये वो फर्म है जिसके पास मेजोरिटी ऑफ वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मेजोरिटी ऑफ वर्कर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल फर्म है भाई, यहाँ इससे आप पंगा नहीं ले सकते। अब यहाँ पे इम्परफेक्ट का केस शुरू हो गया है। देखो, वैसे तो इम्परफेक्ट की डायग्राम ऐसे बनती है,
ठीक है, कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, इधर आ गई वेज, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी ऑफ लेबर, ठीक है जी। ये आ रहा है आपका एमआरपी, या आप चाहो तो इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आ गया आपका एमआरपी, ठीक है। ये आ गया बेटा आपके पास एमआरपी। उसके बाद बेटा जो आपके पास गेम चलता है वो क्या है, ये आ गई आपके पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, ये आ गई आपके पास एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर। सर ये गैप क्यों खुल रहा है बेटा, ये गैप खुलता है, ये गैप खुलता है। गैप क्यों खुलता है बेटा, इस वजह से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से। आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वैसे तो इस क्वेश्चन में नहीं बनाना, बट ये सिर्फ लिंक करवा रहा हूँ मैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इस तरीके से बन रहा होता है, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट नीचे होती है, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर होती है, गैप खुलता रहता है, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। आप ऑपरेट करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर, दैट इज एम सी इज इक्वल टू एम आर पी। तो बेटा आप इतना लेबर हायर करके बैठे हुए हो, ठीक है। आप इतना लेबर हायर करके बैठे हुए हो जिसको आप कितनी वेजेस दे रहे हो, आप ये वेजेस दे रहे हो, ठीक है, ये आपकी वेजेस आ रही है, सही है। तो ये आपकी लीस्ट पॉसिबल वेज है जो आप दे रहे होते हैं, तो ये मोनोपोली का केस होता है। अच्छा, अब इसको जरा मैं कॉपी करूँ, मैं आगे यूज़ करूँगा, सही है। अब इसी में बेटा एक और जिन एंट्री मारता है, उस जिन का नाम है ट्रेड यूनियन। देखो ट्रेड यूनियन जब ट्रेड यूनियन आपको तो पता है वैसे तो क्या होता है कि वो लेबर की राइट को सिक्योर करता है और ये वो सारी चीज़ें, लेकिन ये हमेशा पंगा डालता है कि यार हमारे वर्कर्स की वेजेस बढ़ाओ, मिनिमम वेजेस बढ़ाओ, ठीक है। जब आप मिनिमम वेजेस बढ़ाने की बात करते हैं बेटा, तो इट ऑलवेज क्रिएट्स डिसइक्विलिब्रियम इन द मार्केट। मार्केट के अंदर जो है सरप्लस होना क्रिएट शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम लोग बात करें बायलैटरल मोनोपोली की। बायलैटरल मोनोपोली का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मोनोपोली वर्सेस स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन। ये मोनोपोली वो फर्म जिसके पास हाईएस्ट बायर ऑफ वर्कर है, सही है, और जो मेजोरिटी वर्कर है उसका वो एक सेम ट्रेड यूनियन से बिलोंग करता है, एक ही ट्रेड यूनियन से बिलोंग करता है। तो बेटा यहाँ पे पंगा बड़ा खतरनाक चलेगा, सही है। किस तरह का पंगा चलेगा देखना। पहले तो इनके बीच में वो मुतालबे होते हैं, बातचीत होती है, अगर बातचीत हो जाती है ठीक है, नहीं होती तो फिर गवर्नमेंट एंट्री करती है। जब बेटा गवर्नमेंट एंट्री करती है तो गवर्नमेंट आते साल लगाती है मिनिमम वेज। मिनिमम वेज किधर लगाएगी, डिपेंड करता है कौन स्ट्रांग है। अगर तो मोनोपोली स्ट्रांग है तो फिर यहीं पे मिनिमम वेज लगा देगी। अगर ट्रेड यूनियन स्ट्रांग है तो वो ऊपर मिनिमम वेज लगा देगी, क्योंकि ट्रेड यूनियन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है वेजेस को बढ़वाना, ठीक है। लेकिन एक होता है इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पर वो इधर लगाएगी मिनिमम वेज। इधर मिनिमम वेज लगाने से फायदा ये है कि एक तो वेजेस भी बढ़ गई, एट द सेम टाइम बेटा एम्प्लॉयमेंट पे भी क्या इफेक्ट आ रहा है, वो भी बढ़ रही, ठीक है। लेकिन एक मोनोपोली के लिए ये पॉइंट काफी अनफेवरेबल है। उसके पीछे वजह ये है, मोनोपोली कहते हैं कि भाई मुझे, मेरे लिए ये पॉइंट तो बेस्ट है ना, मैं यहाँ पर भी ऑपरेट करने को तैयार हूँ, बट मैं यहाँ पर नहीं ऑपरेट करूँगा। पीछे वजह क्या है, वजह यह है कि बेटा अगर मैं इधर आके ऑपरेट करना शुरू हो गया ना, तो आप देखो आपका एमआरपी क्या हो रहा है, गिर रहा है। यानी कि बेटा आपको यहाँ पे क्या लगना शुरू हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्या लगना शुरू हो जाएगा आपको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये मसला है, ठीक है बेटा, ये प्रॉब्लम है आपके पास। लेकिन अगेन जो सोसाइटी का बेस्ट पॉइंट है वो तो यही है जहाँ पे दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। इकोनॉमिक रेंट ट्रांसफर अर्निंग क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक रेंट का मतलब होता है कि ओवर एंड अबव आप क्या देते हैं वर्कर को। ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसे जो मैंने अपने हर एम्प्लॉय को देने हैं, भले जमादार क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं अपने हर वर्कर को 20,000 रुपये दूंगा, भले किसी भी पोस्ट के लिए आए, तो वो ट्रांसफर अर्निंग है। उसके ओवर एंड अबव मैं जितने पैसे देता रहूंगा तो वो इकोनॉमिक रेंट बनता रहेगा। और बड़ी लॉजिकल सी बात है, जितनी डिमांड आपकी इनलास्ट, जितनी सप्लाई आपकी इनलास्टिक होगी, जितना अच्छा वर्कर होगा, जितना तेज प्रोडक्टिव वर्कर होगा, उतने ज़्यादा मैं उसको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, तो उसका इकोनॉमिक रेंट उतना ज़्यादा हो, सही है। तो ये गेम है बेटा, फिर ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा, आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है नोट्स का, नोट्स खोलें, वहाँ से पढ़ें। तो ये एक जरा जनरल सा टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है भाई। चले।